हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया एक्ट जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने की सबसे पहली शर्त यही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये एक्ट छोटा है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कवर किया जो कि हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट उसके मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो जितनी इंपॉर्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है उतनी इंपॉर्टेंस, या मैं कहूं उससे थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंस, इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट की है। किसी भी एग्जाम में आपको 20 से 25% का पोर्शन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से ही मिलेगा, तो इस एक्ट को पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि कम टाइम में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स का कवर कर सकते हो। तो शुरू करें हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट पास हुआ था 1 जुलाई 1930 को। ये एक्ट डील करता है सिर्फ मूवेबल गुड्स से। मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, जैसे कि ये बॉल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कार हो गया, बुक्स हो गया, टेलीविजन, चेयर, ये सब हमारे मूवेबल गुड्स होते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट लगता है मूवेबल गुड्स के ऊपर। नाम से ही देखो, इस एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, यानी ये एक ऐसा एक्ट है जो कि गुड्स की सेल के ऊपर लगेगा। गुड्स भी कौन से? मूवेबल गुड्स। इसका मतलब इमूवेबल गुड्स के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये इमूवेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो, घर हो गया, वेयर हाउस, लैंड, फैक्ट्री, आप इनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जबकि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो डील करता है मूवेबल गुड से। सोगा इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोगा क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं सोगा। तो सोगा एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी स्पेशली बना है फॉर गुड्स, वो भी सिर्फ मूवेबल गुड्स। ओरिजिनली इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ इन चैप्टर 7 सेक्शन 76 टू 123। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 से पहले सेल्स ऑफ गुड से रिलेटेड बातें हमें कहां बताई गई थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 1 टू 75 कवर होते हैं, जबकि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 124 टू 238 कवर होते हैं। अब बच गए बीच के सेक्शन, वो कहां चले गए? सेक्शन 76 टू 123 कहां पर है? तो यहां पर देखो, सेक्शन 76 टू 123 जो है वो रिलेटेड था टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, यानी सेल्स ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 टू 123 के अंदर दे रखे थे। कब तक दे रखे थे? टिल 1930 तक। 1930 में सेक्शन 76 टू 123 को डिलीट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसी तरीके से अगर मैं आगे के सेक्शंस की बात करूं, सेक्शन 238 के आगे की बात करूं, तो सेक्शन 239 से 266 के अंदर हमें पार्टनरशिप के बारे में बता रखा था। कब तक बता रखा था? टिल 1932 तक। 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन सेक्शंस को डिलीट करा गया और पार्टनरशिप को लेकर एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर जो हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो बना था 1930 में। उससे पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो समझ में आ गई आपको बात? तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, चैप्टर 7 सेक्शन 76 टू 123। लेटर दीस सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर डिलीटेड एंड अ सेपरेट एक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट वाज पास्ड इन 1930। तो क्लियर हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जैसी कोई भी बात नहीं आएगी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। आगे देखो क्या बोला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। यहाँ पर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं सेक्शन 1 टू 75 के अंदर। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी हर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये जनरल है। और जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होंगे। भले ही वो सेल्स ऑफ गुड के बारे में है, लेकिन है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है सेक्शन 1 टू 75 वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर। लेकिन अगर कभी भी कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, किसके बीच? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बीच। अगर किसी एक ही बात के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कह रहा है और सेल्स ऑफ गुड एक्ट कुछ और कह रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको
सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात माननी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर जनरल एक्ट कुछ और कह रहा है और स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है तो स्पेशल एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल एक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है जो कि हर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है, जबकि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन तब तक अप्लाई होंगे इन सो फार जब तक दोनों के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारे कुछ बेसिक पॉइंट सेल्स ऑफ गुड एक्ट को लेकर। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी बहुत जरूरी है, तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो पहला पॉइंट हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बता रहा है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 में डेफिनेशन गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ध्यान से देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो सेलर है वो ट्रांसफर करेगा या फिर एग्री टू ट्रांसफर करेगा। सेलर दो काम कर रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है या फिर एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। किस चीज को? प्रॉपर्टी इन गुड्स को। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर गुड्स की प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स की ओनरशिप। दोबारा पढ़ो, सेलर जो है ट्रांसफर कर रहा है और एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है गुड्स की ओनरशिप को। ट्रांसफर किसको हो रहा है? बायर को, फॉर अ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अब इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, पहले ट्रांसफर की बात करें। दो पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स सेलर है वाई बायर है। एक्स के पास एक कार है, तो एक्स जो है अपनी कार बेचता है वाई को 5 लाख रुपए में। एक्स की तरफ से कार जा रही है और वाई की तरफ से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर बना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन सी तारीख को बना? 10 फरवरी 2022 को बना। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना 10/2/2022 को। और कार की डिलीवरी कब हुई? कार की डिलीवरी भी 10/2/2022 को हुई। तो एक्स ने कार दी और वाई ने पैसा दिया, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर, जिसको हम सेल बोलते हैं। अब देखते हैं एग्री टू ट्रांसफर। वही पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स सेलर है वाई बायर है। एक्स के पास कार है, वो वाई को कार बेचना चाहता है और वाई एक्स से कार खरीदना चाहता है। एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। कब होता है? 10/2/2022 को। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्स वाई को बोल रहा है कि मैं तुम्हें कार जो है वो 3 महीने बाद दूंगा, आज नहीं दूंगा। ऊपर देखो, ऊपर कार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने वाले दिन ही दी गई थी, लेकिन नीचे कार कब दी जा रही है? फ्यूचर डेट पे दी जाएगी। कब दी जाएगी? 15/5/2022 को। तो इन दोनों के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन एग्री टू ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी एक्स एग्री हुआ है कि मैं फ्यूचर में वाई को गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हो गया कि गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, जबकि सेल का मतलब होता है गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी। तो दोनों के बीच फर्क समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो डिलीवरी और ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ ओनरशिप के ट्रांसफर की। यहाँ पर देखो, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उसी समय पर गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर करी जाती है। वहीं अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, तो यहाँ पर ये देखो, एग्रीमेंट टू सेल के केस में हमारा एग्री टू ट्रांसफर बनता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करा गया था 10 फरवरी 2022 को और कार की ओनरशिप ट्रांसफर हुई 15 मई 2022 को। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ओनरशिप ट्रांसफर के बीच में गैप है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो रहा है जबकि ओनरशिप बाद में ट्रांसफर हो रही है, और जब भी इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। एटीएस का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एग्रीमेंट टू सेल के केस में होता है कि ये जो टाइम गैप है 10 फरवरी 2022 जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, इस दिन से लेकर ओनरशिप ट्रांसफर के दिन तक, ओनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी? 15 मई 2022। इस टाइम गैप के बीच में ओनरशिप किसके पास होगी? तो आप खुद ही बताओ। इतना हमें पता है 15 मई 2022 को ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगी। उससे पहले किसके पास ओनरशिप होती है? जब तक सामान बिका ही नहीं तब तक तो सामान की ओनरशिप सेलर के पास ही होती है। तो यहाँ पर इस बीच में जो ओनरशिप है वो सेलर के पास ही रहेगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में। सेल के अंदर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसी दिन गुड्स के ऊपर ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बावजूद ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, बायर के पास ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। और यहाँ पर देखो, जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा 15 मई 2022 को, ये जो हमारी एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेल के अंदर क्या होता है? गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो 15 मई 2022 को हम कह सकते हैं कि हमारा एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रहे हैं।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है और कब बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है उसको अच्छे से पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पर सेलर ने ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? बायर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, बात खत्म। और अगर एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टीज के पास कोर्ट में जाने का राइट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कोई पेमेंट या फिर गुड्स की डिलीवरी की जरूरत नहीं होती, ऑफर और एक्सेप्टेंस के हो जाने से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो मैं उसको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 30 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लेना, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप वो 30 मिनट वाली वीडियो देख लो, और बाकी जिन्होंने मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो किसी भी तरीके से बन सकता है। हो सकता है कि इमीडिएट डिलीवरी हो जाए लेकिन पेमेंट जो है फ्यूचर में हो, ये भी हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट हो जाए लेकिन डिलीवरी गुड्स की फ्यूचर में हो, ये भी हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट हो जाए और इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, ये भी हो सकता है कि डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही पोस्टपोन हो जाए, दोनों ही फ्यूचर में हो, या ये भी हो सकता है कि पेमेंट और डिलीवरी दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना ही पेमेंट से फर्क पड़ता है ना ही गुड्स की डिलीवरी से फर्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेट कौन सी है और ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल है या फिर एग्रीमेंट टू सेल है। तो दोनों ही केस में गुड्स का ट्रांसफर हुआ एक पर्टिकुलर प्राइस पर। कार कितने में बेची गई? 5 लाख में। तो 5 लाख रुपए जो है वो एक प्राइस है जो डिसाइड करा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब हो गया सेल और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ रही है बात? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है टू द बायर, किसको? बायर को, फॉर अ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अभी इन सभी बातों को हम दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पर हमें बताया गया बायर कौन होता है। बायर मींस अ पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाय। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। बाय का मतलब हो गया सेल और एग्री टू बाय का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। सेलर की अगर मैं बात करूं तो सेलर का मतलब हो गया मींस अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल। तो समझ में आ गई आपको बात। प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ओनरशिप। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ओनरशिप, ऐसी ओनरशिप जिसके अंदर सेलर बायर को गुड्स के ऊपर कंप्लीट राइट दे रहा है। बायर चाहे तो गुड्स को यूज करे, चाहे तो फेंक दे, चाहे तो जला दे, उसकी मर्जी। वो गुड्स अब बायर का है, बायर उसका कुछ भी कर सकता है। तो जब भी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसको बोला जाता है जनरल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जनरल बोला गया है तो इसका मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। तो बिल्कुल नोट देखो, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया लिमिटेड राइट्स और इंटरेस्ट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझाता हूं इसको मैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जब हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो जब मूवेबल गुड्स को गिरवी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है प्लेज, और जब इमूवेबल गुड्स को गिरवी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेज की, इसका मतलब मूवेबल गुड्स की बात होगी। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए को जो है कुछ पैसा उधार चाहिए, वो जाता है बी के पास। बी के पास बहुत सारा पैसा है, ए बी के पास जाके 10 लाख रुपए मांगता है। बी कहता है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कैसे दूं, गारंटी के तौर पे मेरे पास कुछ जमा कराओ। तो ए अपनी गोल्ड वॉच उतारता है और उतार के बी को दे देता है और बोलता है ये लो मेरी गोल्ड वॉच, तुम इसको अपने पास गिरवी रख लो और इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दो। बी तैयार हो जाता है, बी ए से उसकी गोल्ड वॉच लेता है और उसको 10 लाख रुपए दे देता है। तो इन दोनों के बीच बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर पार्टीज को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मिस्टर ए को यहाँ पर बोला जाएगा पॉनर और मिस्टर बी को बोला जाएगा पॉनी। जिसने गुड्स को गिरवी रखा वो कहलाएगा पॉनर और जिसके पास गुड्स गिरवी रखे गए वो कहलाएगा पॉनी। तो ए पॉनर है और बी पॉनी है। यहाँ पर ये बताओ ये जो गोल्ड वॉच है ये किसकी है, ए या बी? सीधी बात है, हमें पता है ए ही इस गोल्ड वॉच का ओनर है। ए ने तो बी के पास ये गोल्ड वॉच सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाई है। जैसे ही ए बी का 10 लाख रुपए वापस कर देगा, बी ए को गोल्ड वॉच वापस दे देगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ओनरशिप किसके पास है? हमेशा ध्यान रखना कंप्लीट ओनरशिप गुड्स के ओनर के पास होती है। तो ओनर कौन है? ए। तो ए के पास इस वॉच की कंप्लीट ओनरशिप है और कंप्लीट ओनरशिप का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। ए के पास जनरल प्रॉपर्टी है इस वॉच को लेकर, जबकि बी के पास भी वॉच को लेकर कुछ ना कुछ राइट तो है। तो वो राइट कैसा है? वो राइट है स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट। तो अगर मैं बात करूं स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर लिमिटेड राइट्स होते हैं। लिमिटेड राइट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जनरली मिस्टर बी के पास इस वॉच को ना यूज करने का राइट है ना बेचने का राइट है, लेकिन सिर्फ एक केस में मिस्टर बी के पास इस वॉच को बेचने का राइट आ जाएगा। वो केस कौन सा होगा? जब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को पैसा देने से मना कर देगा। हो सकता है कि ए बी को कह दे कि मैं नहीं देता तुम्हारा पैसा, जो करना चाहो कर लो।
तो उस केस में बी अपने स्पेशल प्रॉपर्टी के राइट का इस्तेमाल करेगा और ए की वॉच को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में जनरली आप गुड्स को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने आपकी पेमेंट में डिफॉल्ट करा तो सिर्फ उस केस में आपके पास गुड्स को बेचने का राइट आ जाता है। तो समझ में आ गई बात। तो मिस्टर बी हमारा बेली भी कहलाता है। अब ये बेली क्या होता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ये हमारा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हम स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेलर और बेली के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, बी जो है यहाँ पर एज अ बेली है। बेली कौन होता है, बेली वो पर्सन होता है जिसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं होती, लेकिन उसके पास गुड्स की पोजेशन होती है। अब पोजेशन और ओनरशिप में क्या फर्क होता है, पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी। आपके पास गुड्स तो है लेकिन गुड्स की ओनरशिप नहीं है। ए ने बी को वॉच दिया तो बी के पास वॉच है, वॉच का पोजीशन है, वॉच बी की कस्टडी में है, लेकिन बी के पास वॉच की ओनरशिप नहीं है। तो जिस पर्सन के पास गुड्स की पोजीशन होती है किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे, तो वो पर्सन बेली कहलाता है और बेली की ड्यूटी होती है कि वो उन गुड्स को उतना ही ध्यान से रखेगा जितना ध्यान से वो अपने गुड्स को रखता। यही एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, जनरल प्रॉपर्टी के अंदर हमें कंप्लीट राइट मिलता है, जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ लिमिटेड राइट्स और इंटरेस्ट होता है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन देख ली, जिससे हमें तीन बातें पता चली। पहली, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर। तो किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो क्या फ्री में होती है, नहीं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर होती है। तो तीन बातें आती हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स और प्राइस। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी दो तरीके से होती है, एक होती है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी होती है फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इमीडिएट ट्रांसफर को हम सेल बोलते हैं, फ्यूचर में ट्रांसफर होने को हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो समझ में आ गया। आगे हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप कहीं पर भी अटकना मत, आगे बढ़ते चलो। सेकंड पॉइंट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा टू पार्टीज। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो दो पार्टीज तो होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। दो अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए। कभी भी एक पर्सन खुद को ही अपना सामान नहीं बेच सकता। एग्जांपल देखो, A is the owner of a grocery shop. If he supply the goods to his family, it does not amount to sale and there is no contract of sale. This is so because the seller and buyer must be two different person. Seller और buyer हमेशा दो different person होने चाहिए। आप अपनी दुकान का सामान अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बेच सकते, उसको सेल नहीं माना जाएगा। As one person cannot be a seller as well as a buyer. एक ही पर्सन खुद सेलर और बायर नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया आपको, दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। नीचे कुछ और बातें भी दे रखी है, ध्यान से देखो। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए एंड बी जॉइंटली ओन्स अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर है जिसके दो लोग ए और बी जॉइंट ओनर है। ए जो है अपनी ओनरशिप को बेचना चाहता है। ए में सेल हिज ओनरशिप इन द टाइपराइटर टू बी, देयरबाय मेकिंग बी सोल ओनर ऑफ द गुड्स। ए अगर अपनी ओनरशिप को बेचता है तो उससे क्या होगा, उससे बी जो है इस टाइपराइटर का सोल ओनर बन जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो अलग अलग पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ही गुड्स हो जिसके दो अलग अलग जॉइंट ओनर हो, तो एक पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को अपना ओनरशिप का शेयर बेच सकता है, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानेंगे। पार्ट ओनर कैन सेल इज शेयर टू द अदर पार्ट ओनर सो एज टू मेक द अदर पार्ट ओनर द सोल ओनर ऑफ द गुड्स। तो समझ में आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो है एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म से गुड्स को बाय कर सकता है। हमें पता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स जॉइंट ओनर होते हैं। अ पार्टनर में बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर एंड वाइस वर्सा, यानी एक फर्म भी पार्टनर से गुड्स को खरीद सकती है। इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही मानेंगे। पार्टनर एक अलग पर्सन है और फर्म एक अलग पर्सन है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, यहाँ पर बोला गया है एक ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन है, एक्सेप्शनल केस है जहां पर बायर और सेलर दोनों सेम पर्सन होगा। ऊपर बोला गया था कि बायर और सेलर हमेशा अलग अलग पर्सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे उसका एक एक्सेप्शन बता रखा है। एक ऐसा केस जहां पर एक पर्सन जो है अपने गुड्स को बाय करेगा और उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। वेयर अ पर्सन्स गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ही मे हिमसेल्फ बाय देम सो एज टू सेव देम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू समवन एल्स। तो जब कभी भी किसी पर्सन के गुड्स बिकने जा रहे होते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे, डिक्री का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर पे, अगर किसी पर्सन के गुड्स ऑक्शन में सेल करे जा रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके गुड्स बेच दो, तो उस केस में वो पर्सन चाहे तो वो अपने गुड्स को ऑक्शन में खुद भी बाय कर सकता है। ये हमारा एक कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट केस था, जहां पर कोर्ट ने इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरी तरीके से वैलिड माना था। तो समझ में आ गया, टू पार्टीज वाला पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, सेकंड है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस इन द केस ऑफ सेल, और ओनरशिप शुड बी एग्रीड टू बी ट्रांसफर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर हमेशा जनरल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात होगी, यानी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी।
प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, दैट इज कंप्लीट ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। थर्ड है हमारा गुड्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का सब्जेक्ट मैटर ही गुड्स है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। तो गुड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुड्स का मतलब क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स की डेफिनेशन बता रखी है। क्या बोला, गुड्स की डेफिनेशन को ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से गुड्स की डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया है। बुक्स में देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन दो पार्ट्स में है, पहले लिखा हुआ है गुड्स मींस और यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड्स। लॉ के अंदर अगर कोई भी डेफिनेशन के अंदर मींस लिखा हुआ है, इसका मतलब जितना बोला जा रहा है बस उतना ही। मींस का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, साफ साफ बता दिया गुड्स का मतलब क्या, क्लियरली बता दिया। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है गुड्स इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव का मतलब हो गया गुड्स का जो मीनिंग है वो तो है ही, साथ में गुड्स के अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो गुड्स का मीनिंग क्या दे रखा है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तो हमें पता है गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से दो चीजों को बाहर कर दिया, पहला है हमारा एक्शनेबल क्लेम और दूसरा है हमारा मनी। अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, आगे देखते हैं। एंड लिखा हुआ है बीच में, आगे क्या बोला है, गुड्स इंक्लूड्स। गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री और शेयर्स का मतलब तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट वाले शेयर्स की बात हो रही है। तो गुड्स के अंदर स्टॉक भी आ गया और शेयर्स भी आ गया। और क्या क्या आ सकता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहले ऊपर वाले लाइन देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक खेत है जिसमें ग्रास उगी हुई है। जो लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उगी हुई ग्रास वो भी अटैच है लैंड के साथ। जब तक ग्रास लैंड के साथ अटैच है तब तक ग्रास भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से दूसरा देखो क्रॉप्स, ये भी लैंड से अटैच है, तो जब तक ये लैंड से अटैच है तब तक ये भी हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से आगे देखो ट्रीज, ट्रीज भी लैंड से अटैच है, तो ये भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए ग्रास को काट दिया जाए, तो क्या हम ग्रास को काट कर कहीं भी ले जा सकते हैं? ग्रास कटने के बाद, लैंड से अलग होने के बाद ग्रास हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्रॉप्स को अगर हम लैंड से कट कर दें, अलग कर दें, तो क्रॉप्स भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये क्रॉप्स को अलग कर रहा है, क्रॉप्स को निकाल रहा है, तो इसके हाथ में क्रॉप्स आ गए। अब इस क्रॉप को ये अलग अलग जगह जाके बेच सकता है। उसी तरह ग्रास को भी कट करने के बाद बेचा जा सकता है, ट्रीज को भी कट करने के बाद बेचा जा सकता है। जैसे ही आप थिंग्स अटैच टू लैंड को लैंड से अलग करोगे, वैसे ही वो थिंग्स आपकी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर देखो फल जो है वो पेड़ पे लगे हुए हैं, जब तक वो पेड़ पे लगे हैं जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ से उसे अलग कर लोगे, सीवियर्ड कर दोगे, कट कर दोगे, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएंगी और आपके गुड्स का पार्ट बन जाएंगी। और देखो आगे, ये आपका घर है, ये लैंड से अटैच है, लेकिन अगर आप इस घर को तोड़ दो, तोड़ तोड़ के इसमें से ईंटें अलग कर लो, आयरन पिलर अलग कर लो, तो वो ईंटें, वो आयरन पिलर तो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। उसके बाद आप इन ईंटों को अलग से बेच सकते हो। आपने क्या करा, इस घर को लैंड से सीवियर कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आ रही है आपको बात? यही बात यहाँ पर बोली गई है कि गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होंगे, ग्रास इंक्लूड होगी, और वो सभी थिंग्स जो अटैच टू लैंड हैं वो इंक्लूड होंगे। लेकिन कब इंक्लूड होंगे? जब सेलर उसको सेल होने से पहले लैंड से अलग करने को तैयार हो जाएगा। एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल। उसी तरीके से यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, यानी कुछ ऐसी चीजें जो लैंड का पार्ट है। अगर मैं कोल माइन की बात करूं, कोयले की खदानें, कोयला जो है वो जमीन के अंदर होता है, लैंड का पार्ट होता है। पत्थर के अंदर से, मिट्टी के अंदर से कोयला ब्लास्ट करके निकाला जाता है, तो कोयला तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है। लेकिन आप अगर कोयले को अलग कर लेते हो लैंड से, तो उस केस में वो कोयला भी आपका गुड्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देखो थिंग्स अटैच टू लैंड, ऐसी चीजें जो लैंड से अटैच हैं, या फिर ऐसी चीजें जो लैंड का ही पार्ट हैं। अगर सेलर उन चीजों को सेल होने से पहले अलग करने को तैयार हो जाता है, तो वो सभी चीजें हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। तो समझ में आ रही है आपको गुड्स की डेफिनेशन? अब दो बातें यहाँ पर हमारी रह गई, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। अभी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसका नाम देखो क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम। ऐसा क्लेम जो तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्शन करोगे। एक्शनेबल क्लेम आर क्लेम विच आर एनफोर्स ओनली बाय एन एक्शन और सूट। अगर आप कोई एक्शन करते हो या सूट फाइल करते हो सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, तभी आपको वो क्लेम मिलेगा। एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, डेट, उधार। अगर ए ने बी को कुछ उधार दिया हुआ है, सपोज ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो उस केस में ए बी से 10 लाख रुपए कब ले सकता है? जब ए कोई एक्शन करेगा, या तो बी से बार बार पैसा मांगना पड़ेगा, और अगर बी तब भी पैसा नहीं देता तो बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो डेट हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है, जिसकी रिकवरी एक्शन और सूट के बेस पे ही हो सकती है। उसी तरीके से हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट भी एक्शनेबल क्लेम होता है। इनके बारे में तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे आगे हम, उसके अंदर हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, ये भी हमारे एक्शनेबल क्लेम माने जाते हैं, और ये हमारे गुड्स का पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है मनी।
अब मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है करंट मनी, ऐसी मनी जो लीगल टेंडर में है, जो सर्कुलेशन में है। यहाँ पर देखो 500 रुपए का नोट नया वाला सर्कुलेशन में है, तो ये लीगल टेंडर मनी है, ये गुड्स का पार्ट नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से 5 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में है, लीगल टेंडर मनी है, करंट मनी है, तो गुड्स नहीं माना जाएगा। 1000 वाला पुराना नोट जो डिमोनेटाइज में खत्म हो गया, तो ये पुराना नोट है ना, अभी करंट में तो लीगल टेंडर नहीं है, करंट में तो नहीं चलता, तो इसको गुड्स के अंदर कवर किया गया है। क्या बोला? ध्यान से देखो, मनी मींस करंट मनी और लीगल टेंडर इन सर्कुलेशन। ऊपर बोला गया था कि मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करा गया है, और यहाँ पर मनी का मतलब बता दिया। कौन सी ऐसी मनी है जिसको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करा जा रहा है? तो करंट मनी को बाहर करा जा रहा है, लीगल टेंडर मनी को बाहर करा जा रहा है, ऐसी मनी को बाहर करा जा रहा है जो सर्कुलेशन में है। जबकि जो हमारी ओल्ड मनी है, ऐसी मनी जो खत्म हो गई, रेयर कॉइन्स है, उसको आप गुड्स मान सकते हो, वो गुड्स का पार्ट होती है। सीधी बात है, जो पैसा चल ही नहीं सकता वो गुड्स ही हो गया। कई लोग होते हैं जिनको ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन करने का शौक होता है, तो ओल्ड कॉइन्स को गुड्स की तरह बेचा जा सकता है, लेकिन मनी को कभी भी गुड्स की तरह नहीं बेचा जा सकता। अब क्यों नहीं बेचा जा सकता? मनी को बाहर क्यों करा गया? तो ध्यान से सुनो। अगर मान लो आप गए मार्केट में जूता खरीदने, जूते की शॉप पे गए, आपने कोई जूता पसंद करा, तो शॉपकीपर ने आपको जूता दिया और बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो जूता तो हमारा गुड्स है, लेकिन आपने जो सामने से पैसा दिया, मनी दिया, वो हमारा गुड्स नहीं है। अगर मान लो मनी को भी गुड्स मान लिया जाता, तो उस केस में क्या होता? तो ये तो बार्टर सिस्टम हो जाता। सेलर ने आपको सामने से जूता दिया जो कि गुड्स है, और सामने से आपने उसको मनी दिया और मनी भी गुड्स है, तो उस केस में तो दिक्कत हो जाती, ये तो बार्टर सिस्टम हो जाता, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सेल कहां से हो गई? सेल और बार्टर सिस्टम में फर्क होता है। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कभी भी गुड्स का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा गुड्स के बदले मॉनेटरी टर्म्स में पैसा पे करा जाता है। तो इसीलिए करंट मनी को गुड्स का पार्ट नहीं माना गया। आपने जूते लिए और सामने से मनी दिया, जूते हमारे गुड्स हैं लेकिन मनी हमारा गुड्स नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे करा गया, और प्राइस हमेशा मॉनेटरी कंसिडरेशन में पे करा जाता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहता है कि आपको प्राइस पे करना जरूरी है, आपको मनी पे करना जरूरी है। आप बार्टर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को नहीं चला सकते, भले ही आप पार्टली मनी पे कर दो, वो चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जूते अगर 1000 रुपए के हैं, तो आपने 500 रुपए मनी में पे कर दिया और 500 रुपए कोई काइंड में पे कर दिया, तो वो अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पे करना जरूरी है, तो मनी को यहाँ पर बाहर करा गया, क्योंकि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है थ्रू विच गुड्स कैन बी बॉट। तो आपको समझ में आया? गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई? Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and goods includes भी बता रखा है, goods के अंदर ये सब चीजें includes होंगी, stock and shares, growing crops and grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, even the fixed deposit receipt FDR are considered as goods। क्या बोला गया कि FDR को गुड्स माना जाएगा। एफडीआर क्या होता है? जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलती है जिसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं, तो एफडीआर को हमारा गुड्स का पार्ट माना जाता है। आगे देखो तो कुछ और भी बता रखा है, गुड्स को लेकर कुछ और क्लैरिफिकेशन दे रखी है। गुड्स इंक्लूड्स टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। गुड्स के अंदर टेंजिबल गुड्स भी आते हैं, यानी जिनको आप देख सकते हो, और इनटेंजिबल गुड्स भी आते हैं जिनको आप नहीं देख सकते। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। ऊपर हमने जितने पढ़े वो सब हमारे टेंजिबल गुड्स से। इंटेंजिबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे इंटेंजिबल गुड्स होते हैं। स्टॉक एंड शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड्स। तो इन सबको भी हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके लिए बस ट्रू फॉल्स के नाम पर आ सकता है, लेकिन बाकी आपको एग्जाम के लिए गुड्स की डेफिनेशन ये वाली तैयार करनी है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, गुड्स का मतलब क्या होता है समझ में आ गया। अब गुड्स के टाइप्स को देखते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होता है। पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की, जो कि हमें गिवन है सेक्शन 6 के अंदर। तो ऐसे गुड्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कहलाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, उस टाइम पर सेलर के पास अगर गुड्स ओन्ड, पोजेस्ड और एक्वायर्ड हैं, तो वो गुड्स आपके एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगे। एग्जांपल देता हूं, सपोज आप शॉप में गए ब्रेड लेने के लिए, तो आपने शॉपकीपर से ब्रेड मांगी, शॉपकीपर ने आपको ब्रेड दी और आपने सामने से उसे पैसा दिया। तो यहाँ पर शॉपकीपर के पास ब्रेड अवेलेबल है। जिस टाइम पर आपके और शॉपकीपर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, उस टाइम पर शॉपकीपर के पास ब्रेड अवेलेबल है, ब्रेड एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, शॉपकीपर के पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ब्रेड हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएगी। और अगर यही ब्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय शॉपकीपर के पास प्रेजेंट ना होती, शॉपकीपर कहता ब्रेड खत्म हो गई, तो उस केस में ये एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहलाती। तो एग्जिस्टिंग गुड्स है या नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के टाइम पर गुड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो समझ में आ गया। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी आगे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स,
दूसरा होता है अनएसर्टेन गुड्स और तीसरा होता है एसर्टेन गुड्स। पहले स्पेसिफिक गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स जो है ही स्पेसिफिक, द गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल से समझते हैं। ए के पास 5 कार है, ए हैव 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ए एग्री होता है कि वो अपनी सेंट्रो कार बेचेगा बी को। 5 कारों में से एक कार को अलग करा गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले ही डिसाइड हो गया कि ए अपनी 5 कारों में से सेंट्रो कार ही बेचेगा बी को, और बी भी एग्री हो गया कि वो एक ही सेंट्रो कार परचेज करेगा। बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले ही गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया और दोनों पार्टीज ने एग्री कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था उसी टाइम पर कौन सा गुड्स बेचा जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स कौन सा होगा, वो आइडेंटिफाई हो चुका है। In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of this contract of sale. उसी तरीके से अगर आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हो, तो आप दुकान में जाके पहले सामान देखते हो और सभी सामान में से कोई एक पीस को सिलेक्ट करते हो और बोलते हो कि ये मेरा फाइनल हो गया। सपोज आपने सैमसंग गैलेक्सी S7 को डिसाइड करा, तो ये सैमसंग गैलेक्सी S7 आपका स्पेसिफिक गुड्स होगा, क्योंकि आपने सभी मोबाइल में से इसको आइडेंटिफाई करा और एग्री करा कि मैं इसको खरीदूंगा। और कब करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर करा। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था उस टाइम पर आपको पता था कि ये स्पेसिफिक गुड के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा हूँ। अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो आप सभी में से डिसाइड करोगे कि आपने वर्लपूल की वॉशिंग मशीन खरीदनी है 7 किलो वाली, और उसमें से भी कौन सा पीस खरीदना है वो आप निकाल के अलग रख देते हो, तो वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक गुड। आपने स्पेसिफिक निकाल के रख दिया, ये वाला पीस चाहिए भाई मुझे, तो ये कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो समझ में आ गया। 2 बातें ध्यान रखनी है, पहला गुड्स आइडेंटिफाइड और एग्रीड कर दिया जाएगा, दूसरा किस टाइम पर कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर ही कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया। दूसरा है अनएसर्टेन गुड्स, द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और ascertain at the time when the contract of sale is made. At the time of contract, such goods are described by description और sample only. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। बी को जो है नमक की जरूरत थी। बी आराम से घर में बैठा था, खाना बना रहा था। अचानक से उसने देखा नमक खत्म हो गया। बी ने जो है फटाफट से अपने घर के नीचे वाली दुकान में फोन लगाया और फोन लगाकर बोला एक नमक का पैकेट भिजवा दो। होता है ना कई बार, अगर दुकान हमारे आसपास की हो तो हम फोन करके भी सामान मंगवा लेते हैं। तो बी ने फटाफट दुकान में फोन लगाकर बोला एक नमक का पैकेट भिजवा दो। तो ए जो कि शॉपकीपर है उसने फटाफट नमक का पैकेट लिया और बी के घर पे पहुंच गया। अब वो खुद पहुंचे या फिर अपने दुकान से किसी डिलीवरी वाले को भेजे वो अलग बात है। तो ये है हमारा अनएसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या क्या हुआ ध्यान से देखो। बी ने फोन लगाया एक नमक का पैकेट भिजवा दो। ए ने बोला कौन सा नमक, बी ने बोला टाटा नमक। यहाँ पर गुड्स का नाम बताया जा रहा है कि नमक का पैकेट भिजवा दो। कैसे बताया जा रहा है, गुड्स को डिस्क्राइब करा जा रहा है, उसके नाम से गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ए के पास दुकान में 100 नमक के पैकेट पड़े थे, जिसमें से उसने कोई भी एक नमक का पैकेट उठाया और बी के घर पे भिजवा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 100 नमक के पैकेट पड़े थे वो थे अनएसर्टेन गुड्स। जब बी ने फोन करा ए को नमक का पैकेट भिजवा दो, तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था तो उस टाइम पर गुड्स को डिस्क्राइब करा जा रहा था बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स के नाम से बताया जा रहा था कि कौन सी कंपनी का गुड्स भिजवाना है। बायर ने अलग से गुड्स को निकलवाया नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर बायर ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स का, और सेलर ने अपने पास बहुत सारे अनएसर्टेन गुड्स में से बहुत सारे नमक के पैकेट में से एक नमक का पैकेट उठाया और बायर को भेज दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उस टाइम पे पता नहीं था कौन सा वाला नमक का पैकेट बायर के घर पे पहुंचेगा, क्योंकि सेलर के पास तो 100 नमक के पैकेट थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था अनएसर्टेन गुड्स को लेकर। गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं करे गए थे, एसर्टेन नहीं करे गए थे एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। उस टाइम पर गुड्स की जानकारी सिर्फ गुड्स के डिस्क्रिप्शन से दी गई थी। It is a sale of unascertain goods because it is not known which packet is to be delivered. As soon as a particular packet is separated from the lot, it become ascertain goods. तो जैसे ही 100 पैकेट ऑफ गुड्स में से एक पैकेट नमक का अलग करा गया, वैसे ही वो एक सिंगल नमक का पैकेट अब ascertain goods बन गया। तो ascertain goods कैसे बनता है, जब हम unascertain goods में से एक पर्टिकुलर गुड्स को अलग कर लेते हैं तो वो हमारा अलग वाला गुड्स ascertain goods कहलाता है। As soon as a particular packet is separated from the lot, it becomes ascertain goods। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन वाला एग्जांपल। अब सैंपल वाला एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। सपोज बी को इस बार नमक की जगह चावल की जरूरत थी। बी के घर में चावल खत्म हो गए थे। बी ए की दुकान पे पर्सनली गया और जाकर बोला मेरे घर पे 10 किलो चावल पहुंचा देना। ए ने बोला कौन से वाले चावल, तो बी जो है थोड़े से चावल लेकर आया था हाथ में, जो उसने पहले खरीदे होंगे, अब तो खत्म हो गए लेकिन थोड़े से बचे थे। तो सैंपल के तौर पे बी ए के पास लेकर आया और बोला ये वाले चावल, तो ये वाले चावल तुम 10 किलो मेरे घर पे पहुंचा देना। तो बी ने यहाँ पर चावल का सैंपल दिया, गुड्स को सैंपल से डिस्क्राइब करा। अब यहाँ पर भी ये अनअसर्टेन गुड्स है। सेलर के पास तो ये वाले चावल की कितनी बोरियां पड़ी होंगी, उसमें से कौन सी बोरी में से चावल निकाला जाएगा
और कौन सा वाला 10 किलो चावल निकाला जाएगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे डिसाइड नहीं करा गया ना। बाद में सेलर जो है 10 किलो चावल को निकालेगा और कौन सी बोरी में से निकालेगा पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता चल गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है ऑफ अनसर्टेन गुड्स का। बाद में जब 10 किलो चावल अलग कर लिए जाएंगे तो वो अलग करे हुए 10 किलो चावल हमारे असर्टेन गुड्स कहलाएंगे। तो समझ में आ रहा है आपको, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर अगर गुड्स को सिर्फ डिस्क्रिप्शन और सैंपल से बताया जाए, गुड्स को अलग ना करा जाए, सेपरेट ना करा जाए, तो वो गुड्स हमारे अनसर्टेन गुड्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एक्स के पास 10 घोड़े हैं, वो प्रॉमिस करता है कि वो 10 में से कोई एक घोड़ा अपना बेचेगा। कौन सा घोड़ा बेचेगा नहीं पता, अभी उसने स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा घोड़ा बेचा जाएगा, लेकिन 10 में से कोई एक बेचा जाएगा। तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन गुड्स को लेकर हो रहा है, तो ये कराएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। तीसरा देख लेते हैं असर्टेन गुड्स। ये तो आपको समझ में आ ही गया, जब भी हम अनसर्टेन गुड्स में से स्पेसिफिकली गुड्स को आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया जाता है तो वो अलग करा हुआ गुड्स हमारा ascertain goods कहलाता है। These are those goods which are identified in accordance with the agreement after the sale of the contract is made। तो goods को ascertain हमेशा contract of sale होने के बाद करा जाता है। ascertain goods को सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स आए हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ascertain goods क्या होता है। In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods। ascertain goods भी तो हमारे specific goods हुए। specific goods का मतलब ऐसे goods जो specifically अलग कर दिए गए, पता है कि ये वाले goods बायर के पास जाएंगे। ascertain goods भी वही होते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है, वो ascertain goods कहलाते हैं। तो ascertain goods और specific goods सेम ही हो गए, इनमें फर्क क्या हो गया? तो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ आपको फर्क क्या होता है इन दोनों के बीच। ascertain goods भी वही गुड्स होते हैं जो अलग करे गए और यही गुड्स बायर के पास जाएंगे, और स्पेसिफिक गुड्स भी वही गुड्स होते हैं जो अलग करे गए और वही गुड्स बायर के पास जाएंगे, लेकिन दोनों के टाइमिंग में फर्क है। स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड कब करे जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर, एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा होता है उस टाइम पर स्पेसिफिक गुड आइडेंटिफाई करके अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन असर्टेन गुड्स को कब अलग करा जाता है? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो एक्चुअल में बना किसको लेकर? अनसर्टेन गुड्स को, लेकिन बाद में अनसर्टेन गुड्स से जब गुड्स को अलग कर दिया जाता है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स हमेशा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जबकि स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनसर्टेन गुड्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड, such identified goods are ascertain goods। एग्जांपल देखो, A had 1000 bales of cotton lying in his godown। A agreed to sell 50 bales of cotton to B which agreed to purchase the same। तो A के पास गोडाउन में 1000 बेल्स ऑफ कॉटन पड़ी हुई है, जिसमें से 50 बेल्स ऑफ कॉटन वो B को बेचने जा रहा है। अब कौन सी वाली कॉटन बेची जा रही है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय डिसाइड नहीं करा गया, लेकिन बाद में आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कॉटन B को डिलीवर करी जाएंगी उसको आइडेंटिफाइड करा गया और सेपरेट रख दिया गया A के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेपरेट करा गया है तो ये असर्टेन गुड्स कहलाएंगी एंड B एग्रीड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द सेम। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ असर्टेन गुड्स। तो जब सेपरेट कर दिया गया उसके बाद आप कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ असर्टेन गुड्स है, लेकिन इट मे बी नोट दैट बिफोर द असर्टेन ऑफ गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। तो समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर हमारे तीन गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स। अब दूसरा टाइप ऑफ गुड्स है हमारा फ्यूचर गुड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे गुड्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ये गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद ये गुड्स मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, प्रोड्यूस करे जाएंगे, एक्वायर्ड करे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो रहा है, बाद में गुड्स को बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस करा जा रहा है, तो इनको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज अ एग्रीमेंट टू सेल। तो जो गुड्स बनेंगे फ्यूचर में तो उनकी ओनरशिप भी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, और जिन गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर गुड्स के अंदर हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनता है। एग्जांपल देख लो, X is a manufacturer of chair, Y ordered X to manufacture 200 units of chair of specific design। Y ने X को 200 चेयर का ऑर्डर दिया कि तुम मेरे लिए मेरे स्पेसिफिक डिजाइन पर 200 चेयर बना दो। तो यहाँ पर जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही तो सामान बन पाएगा ना। स्पेसिफिक डिजाइन बोला गया है कि मेरे स्पेसिफिक डिजाइन पर ऑर्डर तैयार करना है, तो ये हमारा एग्रीमेंट टू सेल होगा। यहाँ पर जो है सेल हो रही है लेकिन फ्यूचर गुड्स को लेकर। तो फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्टेंस में नहीं होते। एक और एग्जांपल देख लो, बी एग्री टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर। इस साल में जितने भी ऑरेंजेस प्रोड्यूस होंगे वो सभी ऑरेंजेस टी एस को सेल कर देगा। ऑरेंजेस अभी प्रोड्यूस तो नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया टी और एस के बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है लेकिन फ्यूचर गुड्स को लेकर। तो फ्यूचर गुड्स आपको क्लियर हो गया। तो तीसरा टाइप देखते हैं गुड्स का। तीसरा टाइप है हमारा कंटिंजेंट गुड्स। ये भी हमारा फ्यूचर गुड्स का टाइप है। कंटिंजेंट गुड्स आर द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। दीस आर द गुड्स व्हिच आर आल्सो नॉट इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये गुड्स भी वही है
फ्यूचर गुड्स की तरह ही जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस टाइम पर ये गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते, सेलर के पास ये गुड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स के बीच? यहाँ पर देखो, इन दिस केस द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर depend upon the uncertain contingencies, that is upon uncertain event which may or may not happen. एग्जांपल से समझते हैं, A agreed to sell to B certain goods which are to be arrived by a ship. A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जिसमें A B को कुछ सर्टेन गुड्स सेल करेगा, लेकिन ये गुड्स ए के पास कहां से आने वाले हैं, शिप से आने वाले हैं। अब शिप आएगी या नहीं आएगी, तो शिप का आना हमेशा कंफर्म नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिप डूब जाती है। तो शिप आएगी तो ए के पास गुड्स आएंगे, और जब ए के पास गुड्स आएंगे तो ए बी को गुड्स सेल करेगा, जबकि ए और बी के बीच में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है और ए के पास गुड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ए के पास गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे वो डिपेंड करता है शिप के ऊपर। अगर शिप आती है तो ए बी को गुड्स देगा, अगर शिप नहीं आती तो ए बी को गुड्स नहीं देगा। यानी शिप का आना या ना आना फ्यूचर इवेंट है, एक अनसर्टेन इवेंट है जिसके बारे में ना ए को पता है ना बी को पता है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कंटीजेंट गुड्स एज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द अराइवल ऑफ शिप। शिप आएगी तो गुड्स आ जाएंगे, नहीं आएगी तो गुड्स नहीं आएंगे। तो सेलर के पास गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे ये डिपेंड करता है एक अनसर्टेन कंटीजेंसी के ऊपर। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, एक अनसर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। हम देख रहे थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर हमारा ये शायद से थर्ड पॉइंट चल रहा था। हाँ, यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट देख रहे थे हम, गुड्स की डेफिनेशन देखी हमने, गुड्स के टाइप्स देखे, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, जो कि है प्राइस। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और प्राइस भी मनी कंसेंट्रेशन में होना चाहिए, यानी मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। आप बार्टर सिस्टम से सेल नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, फिर चाहे आधा मॉनेटरी और आधा गुड्स में भी होगा तो भी काम चल जाएगा। सपोज ए ने 5,000 का गुड्स सेल करा और बदले में ए ने बी से 2,000 कैश ले लिया और 3,000 का एक्सचेंज में कोई सामान ले लिया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मनी तो आ गया ना, भले ही थोड़ा बहुत आया, मनी होना इंपॉर्टेंट है, कितना होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी होता है और एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। अभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। तीसरा पॉइंट ही हमारा यही है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इनका मीनिंग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। सबसे पहले कंडीशनल को समझते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कंडीशन लगी हुई है। एग्जांपल देता हूं, सपोज आप कार खरीदने के लिए कार के शोरूम में गए, वहां पर आपको एक कार पसंद आई, वो कार 20 लाख रुपए की थी, लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। तो आपने कार डीलर को बोला कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं लेकिन मुझे 20 लाख वाली कार पसंद आई है। तो कार डीलर ने बोला कोई बात नहीं सर, एक काम करो, आप अभी 5 लाख रुपए दे जाओ और इस कार को ले जाओ, मैं आपको 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आप बचे हुए 15 लाख रुपए दे देना। और जैसे ही आप बैलेंस 15 लाख रुपए दे दोगे, वैसे ही इस कार की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो सेलर है, जो कार डीलर है, उसने ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कंडीशन लगा दी कि जब बायर पूरे 20 लाख रुपए पे करेगा तभी बायर के पास गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ये कहलाता है हमारा कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है अनकंडीशनल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप कार खरीदने गए शोरूम में, आपको 20 लाख वाली कार पसंद आई, तो आपने पूरे 20 लाख रुपए कैश या चेक में पे कर दिए और आप कार लेकर आ गए। तो यहाँ पर कार की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये आपका अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इट में बी इन राइटिंग, ओरल और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। ओरल और राइटिंग को हम एक साथ बोले तो एक्सप्रेस बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तो आपने पढ़ा ही होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अगर जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सिर्फ 30 मिनट की वीडियो, 30 मिनट में चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, तो आप जाकर पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली वो 30 मिनट की वीडियो को देख लो। तो यहाँ पर वापस आते हैं, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 1 में देखो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस आ गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 जाके आप पढ़ लेना। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सब के सब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे कि हमारा फ्री कंसेंट होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होता है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो जिसने पढ़ा था उसको सब पता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेना, मैंने आपको बता ही दिया कहां से आपको पढ़ना है। तो ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा
ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में लिखने को आता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना काफी है, नया एक्ट है, आपको समझने में भी टाइम लगेगा, तो आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।